जय शारदे माँ। कैसे हो बच्चों? तो चलिए बच्चों, आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 2 दादी माँ पढ़ने जा रहे हैं। दादी माँ पाठ पढ़ने से पहले हम इस पाठ के लेखक डॉक्टर श्री प्रसाद सिंह जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। डॉक्टर श्री प्रसाद सिंह जी का जन्म 19 अगस्त 1928 को बनारस के जलालपुर गांव में एक जमींदार परिवार में हुआ था। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1953 में प्रवक्ता नियुक्त हुए थे, जहां से 31 अगस्त 1988 में प्रोफेसर पद से उन्होंने अवकाश ग्रहण किया था। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के अंतर्गत यूजीसी ने 1986 में उन्हें हिंदी पाठ्यक्रम विकास केंद्र का समन्वयक नियुक्त किया था। उनकी पहली कहानी दादी माँ थी, जिसे पहली आंचलिक कहानी होने का गौरव भी प्राप्त हुआ था। 28 सितंबर 1998 को उनका निधन हो गया था। तो उनके द्वारा लिखी गई कहानी दादी माँ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए आप अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत निकाल लीजिए। हिंदी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 4 पाठ नंबर 2 दादी माँ। आप इस पाठ को मेरे साथ साथ दोहराना। तो चलिए शुरू करते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। यहाँ पर लेखक अपने विषय में कहते हैं कि जब हम अपने गांव से, अपने शहर से कहीं दूर दूसरी जगह रहते हैं, तो वहाँ पर हम कितने ही वर्ष रह लें तो भी हमें कभी कभी वहाँ पर अच्छा नहीं लगता है और अपनों की, अपने घर की, अपने गांव की याद आती ही है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। शुभचिंतक कौन होता है? आपके हितैषी, जो आपका अच्छा चाहते हैं। ऐसे मेरे दोस्त मेरे मुंह पर तो मेरे लिए अच्छा अच्छा कहते हैं और मुझे कहते हैं कि भाई टेंशन मत ले, छुट्टियां आने वाली हैं और इन छुट्टियों में तू अपने गांव चला जाना, अपने मम्मी पापा से सबसे मिल लेना, है ना। पर जब भी थोड़ा सा भी कुछ चेंज होता है, मौसम परिवर्तन होता है या कभी मेरा मन अनमना होता है, तो वो सब कहते हैं कि ये तो बहुत ही कमज़ोर है, जो छोटे छोटे परिवर्तनों से घबरा जाता है, यानी मेरा वो मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। यहाँ पर कवि अपने विषय में कहता है कि वो ठान बैठा है कि वो नहीं सोचेगा, वो नहीं याद करेगा, वो अपने आप को कमज़ोर नहीं करेगा, पर फिर भी उसे वो अपने गाँव की यादें, वो अपने गाँव की ऋतुएं, अपने गाँव के पेड़ पौधे सब याद आई जाते हैं और उनकी धुंधली सी छाया उसकी नज़रों के सामने आ उठती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए। क्वार महीने का नाम है, हिंदी महीनों के नाम। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घास है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि उसे अपने गांव की याद आ रही है जब कुआर का महीना आता है और कुआर जब बारिश का महीना चला जाता है, उसके बाद जो गांव में जलाशय भर जाते हैं, गड्ढे हैं, उनमें पानी भर जाता है। वहाँ की वनस्पति घास उगती है, जो ये मोथा और साई जो है वो घास के नाम है। घेरों और बनप्याज ये सारी घासें हैं और उसके कारण क्या होता है, पानी में वो घास जब रहती है तो क्या होता है, उस पानी में से एक दुर्गंध आने लगती है ना। तो उस पानी में वो सड़कर एक विचित्र सी दुर्गंध आती है। वहाँ का कीचड़ जो होता है वो सूख जाता है और पानी गंदा होने की वजह से वो जो जलाशय हैं, तालाब हैं, उनमें
और तब वो क्या करते हैं, उस कीचड़ में आपने देखा होगा गाँव में क्या होता है, बच्चे उस कीचड़ वाले पानी में कूद कूद कर नहाते हैं, है ना। तो उसे आज लेखक को वो सारी बातें याद आ रही हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। हमारा जो भारत है वो बहुत ही सौभाग्यशाली है कि यहाँ पर जो ऋतुएं हैं वो बारी बारी से आती रहती हैं और हम हर ऋतु का आनंद उठा सकते हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले तो चिंता नहीं। अभी हम आषाढ़ी महीना शुरू हो गया है और हम लोग आम और जामुन का मज़ा ले ही रहे हैं। पर कवि कहता है कि अगर मुझे आषाढ़ महीने में जामुन नहीं मिलता है, आम नहीं मिलता है, तो मुझे चिंता नहीं है। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले। अगहन के महीने में चिवड़ा होता है जिसे हम पोहा कहते हैं, और गुड़ नहीं मिलता है, ये तो नहीं मिलता है तो दुख नहीं होता। और चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं है, यानी तिल पट्टी। जल में कूदना ना, उसका सबसे मनपसंद महीना कौन सा है? कुआर का महीना, जब वो इस गंध भरे जल में नहाता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, एक दो दिन एक ही कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती थी। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ें नहीं। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पे रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। यहाँ पर कवि अपने उस एक दिन की बात बता रहा है जब वो उस पानी में नहाया था और उसके बाद वो बीमार हो गया था। ज्वर यानी बुखार, बुखार चढ़ गया था, है ना। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग भरे जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, धोती यानी साड़ी, किनारीहीन पट्टी वाली साड़ी, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सतह टपके हुए जल की शीतलता, यानी उन्होंने एकदम सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और वो अभी नहाकर आई थी, और उनके बालों से जो पानी टपक रहा था, आते ही उन्होंने सर पेट छुए, और उन्होंने क्या किया, मेरे आते ही मेरे सर को छुआ, मेरे पेट को छुआ। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई, भभूति उन्होंने माथे पर लगाई और उसके लेखक के मुंह में डाल दी। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। कभी कभी पंखा झलती यानी हवा देना। कभी कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। बुखार के कारण हाथ पैर बहुत ज़्यादा गर्म हो गए, जल रहे थे, तो वो कपड़े से उनको बार बार सहला रही थी। सर पर दालचीनी का लेप करती थी। दालचीनी एक मसाले का नाम है। 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान लगाती थी। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है ना, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। मतलब बुखार में दादी माँ देसी नुस्खे अपना रही थी, और उस समय ऐसा होता था, जो कि आज कोरोना काल ने हमें समझा दिया है कि बाहर से आए तो हाथ पैर धोकर आएँ और बीमार के कमरे में सीधे ना जाएं। ऐसा उस समय हमारे बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा एहतियात बरतते थे और कोई भी बीमार व्यक्ति के कक्ष में सीधा प्रवेश नहीं करता था। और कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को वो परेशान कर देती थी। दादी माँ की गंवई गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। दादी माँ को गंवई गांव यानी एकदम देहाती, जो गांव में दवाइयाँ चलती हैं, देसी नुस्खे चलते हैं, नीम के पानी का, नीम के पत्तों का पानी, काढ़ा, ये सब चीज़ें उनको अच्छे से याद थी। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंच जाती, वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती थी, है ना। महावारी और विषुचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते, गिलाफ यानी तकिए के कवर नहीं बदले जाते, तो वे जैसे पागल हो जाते। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मेष महाराज
अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग ही जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता है। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। यहाँ पर कवि लेखक अपने भैया की शादी के विषय में बता रहे हैं। दिन भर गायब रहती थी। कौन? दादी माँ। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा। कार परोजन यानी शादी ब्याह का घर ठहरा है। एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला ही नहीं है। जानने को यूं सभी जानते हैं कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती थी। दादी माँ कोई कार्य खुद अपने हाथ से नहीं करती थी, सब घर के दूसरे लोग ही करते थे। पर यदि कोई कार्य उनसे पूछकर ना किया जाता तो बस फिर तो वो शुरू हो जाती थी बोलना, बड़बड़ करना। पर अनुपस्थिति यानी वो जब हाजिर नहीं होती थी, और विलंब यानी देरी। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। बाहरी निकसार यानी बरामदे में, घर के बाहर किसी पर वो बिगड़ रही यानी गुस्सा हो रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सोना होगा धन्नो, सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दो। तेरी आंख में तो शर्म है ही नहीं। मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। फिर किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े हुए दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करोगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा, उसका उद्धार कैसे होगा? हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इसी अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। ये सब बातें, ये जो संवाद है दादी माँ और उस रामी की चाची के मध्य में हो रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि रामी की चाची दादी माँ से कुछ पैसे मांगने आई है, क्योंकि उनकी बेटी की शादी और दादी माँ उसको सुना रही है। और बीच में लेखक कह भी देता है कि दादी माँ इस प्रसंग को हटाने के लिए लेखक कहते थे कि गरीब है बेचारी, दे देगी कब जब होगा इसके पास, है ना। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए। मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया था। इस बात को मैं, जो दादी माँ और रामी की चाची के मध्य जो संवाद हुआ था, वो बातें मैं भूल चुका था। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। यानी कि ये एक आशीर्वाद है जो खुश होकर हम दिल से देते हैं दूसरों को। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने बिहल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा, देवता। उस रोज़ तो बहू डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। यहाँ से दादी माँ की उदारता का पता चलता है कि जो उस दिन उस चाची को, धन्नो चाची को डांट रही थी, आज वही धन्नो चाची दादी माँ को आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि दादी माँ ने उनको कुछ रुपए, जो पहले जितना रुपया था वो माफ़ कर दिया और आगे के लिए भी उनको पैसे दे दिए, जिससे वो अपनी बेटी का विवाह कर सके। और दादी माँ ने और क्या कहा कि तुम ऐसा कोई कार्य मत करना, यानी शादी में कुछ भी कंजूसी मत करना। अगर तुमने कंजूसी की तो आने वाली बारात के सामने हमारे गांव की बेइज्जती हो जाएगी। असल में क्या होता है, जो गाँव की ज़िंदगी होती है वहाँ पर एक परिवार की शादी उस एक परिवार की शादी नहीं होती, उस एक परिवार में शादी नहीं, बल्कि पूरे गाँव की उस बेटी की शादी होती है। वो एक घर की बेटी नहीं, पूरे गांव की बेटी होती है, और एक घर की इज्जत पूरे गांव की इज्जत होती है, ठीक है ना। यानी सब में बहुत प्यार प्रेम होता है। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें
रात रात भर गीत गाती हैं। गाँव में चलता है, जब शादी होती है, ब्याह शादी होती है तो गाँव में गीत गाए जाते हैं, रात रात भर गीत गाए जाते हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है, अभिनय यानी नाटक भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं, यानी औरतों के द्वारा किया जाने वाला एक नाटक होता है। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई, मामा का बेटा राघव, दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। आपत्ति यानी उन्होंने उस पर कहा कि इसे बारात में जाना चाहिए था, ये यहाँ नहीं सो सकता, यहाँ नहीं रह सकता। जो मतलब कि जैसे कि अभी शादी में क्या होता है, लेडी संगीत होता है ना। तो वो लेडी संगीत होता है जब तक बारात नहीं जाती है, पर बारात के जाने के बाद औरतों के पहले औरतें शादी में बारात में नहीं जाया करती थी। वो घर पर रहकर ही बारात के आने का स्वागत करने की तैयारियों में जुट जाती थी। और उससे पहले औरतें एक अभिनय करती थी, नाटक करती थी शादी से संबंधित, जो कि आज भी गाँव में होता है ना। और उसमें पुरुष नहीं होते हैं, पर यहाँ पर लेखक भी है और उसका एक मित्र भी है। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है कि दादी माँ ने उन औरतों को गुस्सा किया कि इससे कोई पर्दा नहीं, कोई बात नहीं, बच्चा है ये। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। चारपाई यानी खाटले पे सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भांडाफोड़ हो ही गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहा, कहो दादी, यह कौन सा बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अभयदान मिल जाता है। यानी कि हमसे यदि कोई गलती हो जाती है तो हम क्या करते हैं, दादी माँ के पास जाकर खड़े हो जाते हैं, तो कोई हमें डांट नहीं सकता है। ऐसा ही लेखक के साथ हुआ है। स्नेह और ममता की मूर्त, स्नेह मतलब प्रेम और ममता इन प्यार की मूर्त दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वाद्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बातें कहा करती थी। एकदम देहाती भाषा का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। यानी कि ऐसे दोस्त जो मुंह पर तो अच्छा अच्छा बोलते हैं पर पीठ पीछे हमारी ही बुराई करते रहते हैं, ऐसे दोस्तों ने तो बहुत बुरी हालत कर दी थी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी ही नहीं। मतलब कि अतुल संपत्ति ने बहुत सारा खर्चा किया था, वो भी लोगों के कहने पर, तो उससे क्या उधार लेकर उनको करना पड़ा था। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। माघ महीने के दिन, यहाँ पर जितने भी महीने वो हिंदी महीनों के नाम दिए गए हैं, आप लोगों को हिंदी महीनों के नाम अच्छे से जान लेने, जो हमने कक्षा 5 में भी जाने थे। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। कड़ाके का बहुत जोरों से सर्दी थी। पछुआ का सन्नाटा पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ रही थी। जब रात को ठंड होती है तो क्या होता है, बिल्कुल सन्नाटा होता है, सब लोग अपने अपने घरों में घुस जाते हैं, पशु पक्षी कोई बाहर नहीं होता। और पाला यानी बहुत तेज ठंड, ऐसी ठंड जो हड्डियों को भी गुड़गुड़ा कर दे। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है। दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्काई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया। चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा।
मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती है बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं। कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। मतलब उनके पास कंगन थे, वो उन्होंने अपने बेटे को हाथ में थमा दिए। सचमुच मुझे दादी माँ श्राप भ्रष्ट देवी सी लगी। मतलब एकदम देवी का रूप प्रतीत होती है। धुंधली छाया विलीन हो गई। जो धुंधली धुंधली छाया मेरी आंखों में विलीन यानी अब छुप गई है, खो गई है। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? यहाँ पर कवि को पत्र मिला है जिसमें ये पता चला कि उनकी दादी माँ अब नहीं रही हैं और उनको अपनी दादी माँ की सभी बातें आज याद आ रही हैं। तो बच्चों, आपने इस पाठ को पढ़ा। इस पाठ को इस वीडियो के साथ पढ़ने के बाद आप एक बार और इसे पढ़ना और उसके बाद इसके प्रश्नों के उत्तर हम जो PDF फाइल भेजेंगे उससे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आपको ये इस पाठ से संबंधित यदि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस पाठ को अच्छे से समझने और सुनने के लिए मैं बलकेश मीना आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।